सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं। आज इस समास प्रकरण की हमारी 20वीं कक्षा है, 20 की क्लास होगी। और जो भी महान भाव इस संपूर्ण तत्पुरुष समास को और जो लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महान भाव इस ये ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, देववाणी संस्कृतम, और वहां पर इस कोर्स को परचेज करके आप अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और कोई डाउट्स उसमें जो आएंगे, उन सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मित्रों, हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं और तत्पुरुष समास में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आपके द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष, अर्थात ये तत्पुरुष मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आज आपका तत्पुरुष समास का एक दूसरा भाग, जो बहुत प्रसिद्ध भाग है। एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, जिसके लिए आगे सूत्र आएगा विशेषणम विशेषणम विशेषेण बाहुल्यम। तो उस सूत्र से समानाधिकरण समास होता है मित्रों। ठीक है, चलिए मैं आपको अष्टाध्यायी खोल करके बतला देता हूं। ये आपका एक समास है, ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का विशेषणम विशेषेण बाहुल्यम। ये समास क्या है? विशेषण का विशेष के साथ में समास हो जाता है। विशेष और विशेषण आपस में कैसे होते हैं? समानाधिकरण। तो ये समास सामान्य रूप से ये उत्सर्ग सूत्र है, सामान्य सूत्र है कि कोई भी विशेषण होगा वो विशेष के साथ में समास को प्राप्त हो जाएगा। परंतु कुछ फिर हमें अपवाद और नियम बनाने पड़ते हैं। तो आज हम जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में मित्रों, वो सूत्र है आपका दिक् संख्ये संज्ञायाम। ठीक है, ये नियम सूत्र है, ये नियम सूत्र है। अर्थात उस सूत्र से सामान्य रूप से विशेषण और विशेष का समास कहा गया है। अब उसमें नियम करेंगे। नियम का अर्थ होता है कि वो बात तो रहेगी। क्या? वो बात तो रहेगी जो विशेषण विशेषण बहुलम ने कही है, परंतु उसको एक व्यवस्था देंगे कि भाई ऐसी स्थिति होगी तभी विशेष और विशेषण का समास हो सकेगा। यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो विशेष और विशेषण का समास नहीं होगा, चाहे वो बने रहे आपस में समानाधिकरणवाची। तो इस प्रकार का जो नियम बनता है, वो जो नियम वाले ऐसे कुछ सूत्र हैं। तो क्या है? सिद्धे सति आरंभो नियमार्थः। कोई चीज पहले से सिद्ध है किसी सूत्र से, या और फिर भी उसके लिए सूत्र बनाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? नियम। अब जो बात इससे कही जा रही है वो विशेषणम विशेषेण बहुलम सूत्र से ही हो सकती थी, फिर भी महर्षि पाणिनि कहेंगे, अभी बताएंगे, तो इसका मतलब है कुछ नियम बनाना चाह रहे। वो नियम क्या है वो आगे हम अब पढ़ते हैं। आइएगा, ये मैंने आपको दिखला दिया। ये उत्सर्ग सूत्र है।
उत्सर्ग सूत्र का अर्थ होता है सामान्य सूत्र, विधि, सामान्य विधि सूत्र, और फिर ये नियम विधि, नियम करने वाला ये विधि सूत्र होता है। अर्थात विशेष अवस्था में ही समास हो सकेगा, ये ऐसा कहेगा। चलिएगा, आइएगा, अब इसके लिए हम सूत्र पढ़ेंगे। आपको बताते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र संख्या 937। दिक् पूर्व पदा, ये सूत्र है 935। दिक् संख्ये संज्ञायाम। क्या सूत्र मित्रों? दिक् संख्ये संज्ञायाम। ये द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 50वां सूत्र है, जो मैंने अभी आपको बतलाया था। तो दिक् संख्ये संज्ञायाम, इसमें आप समाज, इसमें हम पदच्छेद देख लेते हैं। ये आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचनांत है, संज्ञायाम पद आपका सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, और इसमें कोई समास आदि इसमें संज्ञा में नहीं है। इसमें एक समास है, उस समास को मैं आपको भी दिखला देता हूं। क्या समास है दिक् संख्ये में? दिक् च संख्या च दिक् संख्ये। ठीक है, ये कौन सा समास हुआ आपका? इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, कौन सा समास हुआ? इतरेतर योग द्वंद्व समास। माने दिक् का अर्थ है यहाँ पर दिशावाची, और संख्या का अर्थ है संख्यावाची शब्द, क्योंकि शब्दों का ही समास हो रहा है। तो ये तो इसका ये हुआ मित्रों। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है आपकी, तत्पुरुष समास की आती है अनुवृत्ति, सहसुपा की आती है, विकल्प की आती है, उन सभी की अनुवृत्ति चल रही है। तो आइएगा, इसमें हिंदी में इन्होंने बताया होगा अनुवृत्ति। ये देखिएगा, इसमें अनुवृत्ति आती है समासः सहसुप सहसुपा तत्पुरुषः, और विकल्प की भी विकल्प की इसमें अनुवृत्ति नहीं आएगी। हाँ, इसमें विकल्प की अनुवृत्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये नहीं आएगी। ठीक है, विकल्प नहीं होगा इसमें। ये नित्य समास है। नित्य समास क्यों है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अब आ जाइएगा, इसका अर्थ देखते हैं। संज्ञायामेवेति नियमार्थं सूत्रम पूर्वेषु कामशमी सप्तर्षयः ते नेहन उत्तराविक्षाः पंच ब्राह्मणाः। क्या कहते हैं मित्रों? देखिएगा, संज्ञायामेव इति माने इसका अर्थ है, इन्होंने तो शॉर्टकट में कहा है कि दिशावाची और संख्यावाची, ठीक है, शब्दों का समानाधिकरणवाची शब्द माने एक ही को कहेंगे। ठीक है, ऐसे समर्थ सुबंत के साथ, क्या समर्थ सुबंत के साथ संज्ञा में ही, संज्ञा माने विशेष नाम होने पर क्या होता है? समास होता है, और वह नित्य समास होता है, क्योंकि संज्ञा तभी मालूम होगी जब वो समास होगा। जब हम विग्रह से संज्ञा का बोध नहीं हो सकता है, समास से हुआ इसलिए। और ये सूत्र कैसा है? नियमार्थम, नियमार्थम सूत्रम। ये सूत्र नियमार्थ है, इसके ये उदाहरण दिए। अब आइएगा, मैं इसकी हिंदी आपको अच्छी तरह से बतला देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, दिशावाची और संख्यावाची सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ, समाना जो सुबंत होगा उसका समास होता है संज्ञा अर्थ गम्यमान होने पर, और वो तत्पुरुष समास कहलाता है। समानाधिकरण का यहाँ अर्थ होता है मित्रों
कि जो जिन पदों का हम समास कर रहे हैं वो पद एक उन पदों का आधार एक ही होना चाहिए। जैसे मानिएगा मैंने कहा काला पेन, क्या काला पेन, तो काला भी इसके अंदर है, पेन भी यही है। काला और पेन दोनों का आधार क्या है? ये पदार्थ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूं ये सफेद बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट और बोर्ड दोनों इसको ही कह रहे हैं, ठीक है। तो समानाधिकरण माने दोनों का आधार एक ही, दोनों अर्थात जिनका समास करने जा रहे हैं जिन शब्दों का, वो शब्द एक ही वस्तु को, पदार्थ को कहते हों, तब समास होगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब आ जाइएगा, इन्होंने कुछ विस्तार से दिया है और अच्छा समझ में आ जाएगा। यह नियमार्थ सूत्र है। नियम कैसे कैसे, क्या नियम है? देखिए, संज्ञा और असंज्ञा, संज्ञा माने नाम, असंज्ञा माने सामान्य, दोनों में अग्रम सूत्र विशेषणम विशेष्येण बहुलम से समानाधिकरण समास होता है। ये मैंने बता दिया इस सूत्र से। समानाधिकरण माने विशेष और विशेषण का समास होता है। जो विशेषण और विशेष शब्द होते हैं वो भी क्या है? समानाधिकरण वाच्य होते हैं। उससे सप्तर्षय आदि में भी समास सिद्ध हो सकता है, इससे ही हो जाएगा समास सिद्ध। तो इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? कौन से सूत्र की? इससे दिक् संख्ये संज्ञायाम। उत्तर यह है कि सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिर नियमाय भवति, अर्थात कोई काम सिद्ध होने पर भी, किसी सूत्र के द्वारा सिद्ध होने पर भी फिर दोबारा उसको आरंभ किया जा रहा है किसी सूत्र से, तो वो किसके लिए होता है? नियमाय भवति, नियम के लिए होता है। सिद्ध होने पर भी उसी कार्य के लिए पुनः किसी सूत्र से विधान करना नियम के लिए होता है। अब देखिएगा, यहां भी दिक् संख्ये संज्ञायाम सूत्र नियमार्थ ही है। नियम इस तरह होगा कि दिशा और संख्यावाची सुबंत का यदि समानाधिकरण के साथ समास हो तो केवल संज्ञा में ही हो, अन्यत्र नहीं। संज्ञा अर्थात समास में जो पद हैं वो मिल करके समास हो करके किसी विशेष का बोध कराएंगे तभी समास होगा, और किसी विशेष का बोध नहीं कराएंगे, सामान्य रूप से कहेंगे तो बोध नहीं होगा, ठीक है। आइएगा इसका देखेंगे। अभी देखिएगा, दिशावाची, तो दिशावाची शब्द के साथ संज्ञा का उदाहरण देते हैं, ठीक है। संज्ञा का उदाहरण देते हैं, एक समस्त पद है ये आपका, पूर्वेषु काम शमी। क्या है? पूर्वेषु काम शमी। ये किसी गांव का नाम है। क्या ये कोई पूर्वेषु काम शमी नामक कोई प्राचीन गांव है, प्राचीन समय का कोई गांव का नाम है। तो ये हर गांव को तो नहीं कह सकते पूर्वेषु काम शमी, और ना ही पूर्व दिशा में स्थित जो गांव है उनको भी कह सकते। जो पूर्व दिशा में स्थित कोई विशेष गांव एक का नाम है पूर्वेषु काम शमी। इसलिए क्या है, ये क्या संज्ञा में है, ठीक है, सामान्य नहीं है। और इसके अंदर पूर्व और दो शब्द हैं, पूर्वा और इशुकाम शमी। तो इशुकाम शमी ये दोनों शब्द क्या है? उस गांव को ही कहते हैं, मिल करके, ठीक है। इसलिए क्या है? समास होगा। अब देखिएगा इसका विग्रह भी देखिएगा, इसका लौकिक विग्रह, पूर्वा चासौ इशु काम शमी च, या च भी लगा लेंगे, और तो वही पूर्वा है और वही इशु काम शमी है, ठीक है। तो पूर्वासु इशु काम शमी सु, ठीक है। इस अलौकिक विग्रह है, ये अलौकिक विग्रह हुआ है, ठीक है। अब देख, दोनों में समान विभक्ति है, समान विभक्ति, इसमें भी प्रथमा है, इसमें भी प्रथमा है, इसलिए समानाधिकरण हुआ। अतः समानाधिकरण है।
पूर्वा यह दिशावाचक शब्द है। ठीक है, पूर्वा ये क्या है? दिशावाचक शब्द है। देखिए अब समानाधिकरण की एक पहचान आपके सामने और दूसरी आ गई कि जहां पर समास करने के लिए जो अलौकिक विग्रह होगा उसमें जो दो पदों समास करने के लिए जो पद हैं उनकी एक ही विभक्ति होगी तो वो समानाधिकरण पद कहे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूर्वा यह शब्द कैसा है? दिशावाची, दिशा को कहता है। समास होने के बाद एक गांव के वाचक होने के कारण संज्ञा अर्थ भी है। यानी एक गांव को ही कहता है विशेष को, इसलिए उस गांव का नाम है अर्थात संज्ञा है। अतः दिक् संख्ये संज्ञायाम से समास यहां पर होगा। ठीक है, और दिक् संख्ये संज्ञायाम में क्या है? जो दिक् संख्ये ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, इसलिए समास विधायक सूत्र में जो पद प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट होता है और वह पद जिसको कहता है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन। तो क्या है? ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट होने से पूर्वासु इसकी क्या हुई? उपसर्जन संज्ञा। ठीक है, उपसर्जन संज्ञा हो गई आपकी। उपसर्जन संज्ञा होने से क्या? उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका? पूर्वा इशु काम शमी, ऐसा बने। अब यहां पर एक सूत्र है, इन्होंने छूट रहा है इनसे, क्या है? यहां पर ये जो समानाधिकरणवाची समास होते हैं उसमें क्या है? ये पूर्वा स्त्रीलिंग का कोई शब्द होता है उसको पुंद भाव हो जाता है। क्या हो जाएगा? पुंद भाव। तो क्या है? उसको पुंत कर्मधारय जातीय देशी एशु, ये सूत्र मैं आपको दिखला देता हूं। इससे क्या है? पुंद भाव हो गया है। क्या हुआ? पुंद भाव। ये 6वें अध्याय में सूत्र है आपका। देखिए ये सूत्र है, देखिएगा। पुंत कर्मधारय जातीय देशी एशु, इससे क्या है? कर्मधारय समास में जो पूर्व शब्द जो वो पूर्व वाला पद होता है उत्तर पद के परे रहते पूर्व वाले को पुंद हो जाता है, पुल्लिंग जैसा हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही समझना है आपको भी। पुंद हो जाता है, तो अब पुंद हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारा? इसका पूर्वा का पुल्लिंग क्या है? पूर्वा का पुल्लिंग है ये आपका ये पूर्व, ये है, तो पूर्व आ जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी हमारी? पूर्व, ये आ हट जाएगा पूर्व और इशु काम शमी, और फिर आद गुणा से गुण होकर के क्या बन जाएगा? पूर्वेशु काम शमी। ठीक है, और फिर उससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे पूर्वत, और फिर ये हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रिक्तम हल, अर्थात ये गीवंत शब्द है तो उससे सु का लोप हो जाएगा। तो क्या बना? पूर्वेशु काम शमी। पूर्वेशु काम शमी ये क्या है? किसी गांव की संज्ञा है और इसमें दिशावाची शब्द है और इसलिए इसका समास हो गया है और ये नित्य समास है। संज्ञा का बोध इस पूरे शब्द के द्वारा, समस्त पद के द्वारा ही होगा उस गांव का बोध। यदि आप अलग अलग कर देंगे पूर्वा चा सौषु काम शमी च, तो उस गांव का बोध नहीं होगा। तो जो संज्ञा में समास होते हैं वो नित्य समास होते हैं, इसलिए इसमें विभाषा की अनुवृत्ति नहीं आती है, ये बता दिया। अब आ जाइए सप्तऋषय, इसका दूसरा उदाहरण है। ठीक है, वो भी ऐसा ही है। सप्तऋषय 7 ऋषियों की संज्ञा है, सप्तऋषि बोलते हैं। सप्त च ते ऋषयः, माने वही 7 हैं, वही ऋषि हैं। लौकिक विग्रह करने पर क्या कर विग्रह ये है, और अलौकिक विग्रह होगा सप्तम जस ऋषि जस। ठीक है, दोनों में समास हो जाएगा, समानाधिकरण है। ठीक है, और संज्ञा भी है, माने विशेष की नाम है, सबको नहीं है। कोई भी 7 ऋषि आ जाए उनको नहीं बोलते, कुछ गिने हुए चुने हुए 7 ऋषियों की संज्ञा है। तो दोनों में समान विभक्ति है, अतः समानाधिकरण है। तो सप्त, और ये संख्यावाची भी है, ये संख्यावाची भी है। दिक् संख्ये, संख्या ले लिया। ठीक है,
और संज्ञा भी गम्यमान हो रही है, तो समास हो जाएगा। समास होने के बाद में क्या है, विश्वामित्र आदि 7 ऋषियों के वाचक है। और विश्वामित्र आदि 7 ऋषियों को इसमें बताया गया ये ऋषि है। तो इससे समास हो गया आपका। ठीक है, पूर्व सारी प्रक्रिया हो जाएगी। समास होने पर विभक्ति आदि का लुक हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, सप्त ऋषि। और ये प्रथमा से निर्दिष्ट है वहां पर, तो इसकी उपसर्जन संज्ञा होने पर उपसर्जनम पूर्वम से ये पूर्व में आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, आद गुणा लग करके क्या बना, सप्तर्षि। तो सप्तर्षि और फिर बहुवचन में है ये, तो जस आ जाएगा और जसी से गुण होकर के सप्तर्षे और जस का अस और एचो यावह, तो सप्तर्षयः ये सिद्ध हुआ। यह भी एक संज्ञा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह भी एक संज्ञा है। अब आ जाइएगा, अब इसका जो प्रत्युदाहरण था वो देखते हैं। ये तो उदाहरण है। अच्छा, प्रत्युदाहरण नहीं है ये, वास्तव में ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का दिखा रहे हैं, संज्ञा नहीं पढ़ते तो ये ऐसा बन जाता, तो ये नहीं बनेगा। तेन इह न, माने इस कारण से संज्ञा में ही होता है, इसलिए यहां पर नहीं हुआ। उत्तराह वृक्षाः पंच ब्राह्मणाः। उत्तराह वृक्षा का अर्थ है उत्तर दिशा में होने वाले कोई भी वृक्ष, वृक्ष विशेष नहीं है, इसलिए यहां पर समास नहीं होगा। पंच ब्राह्मणा, 5 ब्राह्मण, कोई भी 5 ब्राह्मण हम कह सकते हैं पंच ब्राह्मणा, तो उनसे भी कोई विशेष संज्ञा का बोध नहीं है, जैसे सप्तऋषि से हो रहा था, तो इनमें भी समास नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो ये सूत्र है। ये सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सूत्र कैसा है, नियमार्थ। कैसा, नियमार्थ है। दूसरा, इस सूत्र जो ये काम कर रहा है, ये नियमार्थ कैसे बना, क्योंकि ये जो कार्य करता है वही कार्य करता है विशेषणम विशेषण बहुलम, परंतु इसने व्यवस्थित कर दिया कि इस प्रकार के विशेष और विशेषण होंगे। क्या, इस प्रकार के विशेष और विशेषण होंगे, अर्थात ये दिक दिशावाची विशेषण होगा या संख्यावाची विशेषण होगा। तो समर्थ सुबंत के साथ में समास कब होगा, जब समास होने से संज्ञा की प्रतीति होती हो। ठीक है, तो संज्ञा की प्रतीति होने पर ही क्या है, समास होगा, इसलिए नियमार्थ है। अब अन्यत्र समास नहीं होगा। किनका, दिशावाची और संख्यावाची शब्दों का समानाधिकरण में, अन्यत्र तो हो जाएगा, समानाधिकरण की बात करें, समानाधिकरण नियम बनाया है केवल। तो मित्रों, ये आपका सूत्र आज की कक्षा में कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा सा आपको नया सा लग सकता है, परंतु कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, और ये आचार्य वरदराज महाराज जी बहुत संक्षिप्त में अर्थ लिखते हैं। तो संज्ञायामेव इति नियमार्थम सूत्रम, तो इसका आप जब अर्थ अपने आप लिखेंगे थोड़ा सा, तो आप लिखेंगे कि दिक्वाची संख्यावाची च सुबन्तः समर्थः सुबन्तः समानाधिकरणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह संज्ञायां नित्यं समस्यते। ठीक है, स च तत्पुरुष समासः भवति। तो इस प्रकार से आप उसका अर्थ लिख लेंगे। तो चलिए मित्रों, इस सूत्र को हम यहीं पर विराम देंगे। आगे की कक्षा में आपको आगे का सूत्र पढ़ाएंगे, इसी से रिलेटेड सूत्र है। ठीक है, उसकी अनुवृत्ति इसमें भी आती है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। मित्रों, जो भी महानुभाव इस सीरीज को पूरा पढ़ना चाहते हैं, वो सभी महानुभाव इस देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और कोर्सेस को खरीद करके परचेज करके पढ़िएगा। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।